कर रहे हैं। तब से लेकर के आज तक जितने राष्ट्रीय परिषद के या पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन हुए हैं, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि शायद ही मैंने कोई मिस किया होगा। जैसे मैं कहता हूं ना कि जितने चुनाव हुए हैं 51 से लेकर के और 51 के बाद 52 से लेकर के, पहला आम चुनाव 52 में हुआ, तब से लेकर के आज तक का मैंने कोई मिस नहीं किया। सब में हिस्सा जरूर लिया है। उम्मीदवार कुछ कुछ में होऊंगा, लेकिन अधिकांश में हिस्सा लिया है। लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि जितने नेशनल काउंसिल्स के सेशन हुए हैं, यहां राष्ट्रीय अधिवेशन हुए हैं, उनमें मैं 53 से लेकर के आज तक की गिनती करता हूं तो मुझे याद नहीं आता कि इतना उत्तम और इतना व्यवस्थित पहले कभी मैंने अधिवेशन देखा। ये जो है ना, हो सकता है कि जब मैं यहां आया तो मुझे लगा कि शायद इसलिए भी मुझे आग्रह करके आज बुलवाया जा रहा है कि मुझे पता लगे कि ये वेट लिफ्टिंग का ऑडिटोरियम कैसा है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कोई वेट लिफ्टिंग का अलग ऑडिटोरियम भी होगा। लेकिन पिछले दिनों की इस कॉमनवेल्थ, इस हमारी गेम्स के कारण ये भी बन गया। और ये सही कहा गया, मुझे तुलना के लिए बताया गया कि देखो, हम बहुत बार अपने अधिवेशन जो है वो तालकटोरा स्टेडियम में करते रहते हैं। इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे कि उस तालकटोरा स्टेडियम से ये वेट लिफ्टिंग वाला ज्यादा अच्छा है। सही बात है। और अच्छा लगा। अच्छा लगने के कारण ही मैंने कहा, तब तक उनके निर्वाचन की पुष्टि नहीं हुई थी, तो भी मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा अमित जी, लोग आज जो अपेक्षा कर रहे हैं कि भोजन के बाद, भोजनानंतर और कोई कार्यक्रम नहीं होगा सिवाय उसके कि जो प्रमुख कार्यक्रम है आज का इस अधिवेशन का, अर्थात कि नए हमारे माननीय प्रधानमंत्री का व्याख्यान, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको भी, आपसे कल भी मैंने निवेदन किया था कि आप जरूर थोड़ा सा ही बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। मैंने कहा ठीक है। अध्यक्ष नए नए बने हैं, उनकी पहली आज्ञा का मैं उल्लंघन कर नहीं सकता, इतना दुस्साहस नहीं कर सकता, मैं जरूर बोलूंगा। लेकिन मैं मानता हूं कि वो रेपिटेशन जैसा होगा। ये जरूर है कि मुझे कभी कभी लगता है कि जिन्होंने भारतीय जनसंघ की वास्तविक नींव डाली और जिनके कारण डॉक्टर मुखर्जी भी इतने प्रभावित हुए उनसे कि उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे पास अगर 2-4 दीनदयाल होते तो मैं भारत का नक्शा बदल देता। ये उनके वाक्य थे। और वो कोई ज्यादा देर हमारे साथ रहे नहीं। अध्यक्ष बनने के बाद 51 में अध्यक्ष बने और 53 में पहला कानपुर का अधिवेशन हुआ, जिसमें उनकी अध्यक्षता में बहुत सफलता मिली डॉक्टर मुखर्जी की। और डॉक्टर मुखर्जी तक हमारे श्यामा प्रसाद जी थे, थोड़े ही दिन उसके बाद रहे थे। उसी कानपुर के अधिवेशन में उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में सारे देश को सचेत किया कि क्या कुछ हो रहा है, उसकी जानकारी होनी चाहिए और कि कितना कुछ अनर्थ हो रहा है जम्मू कश्मीर के साथ। और उसमें से ये सारा निकला और जिसके परिणाम स्वरूप हमने डॉक्टर मुखर्जी को गंवाया
और हम आज तक इस बात को कहते रहते हैं कि भारत की एकता के लिए जो पहले पहले शहीद हुए, हुतात्मा हुए, वे भारतीय जनता पार्टी के या भारतीय जनसंघ के, मैं भी गलती कर जाता हूं कभी, भारतीय जनसंघ के पहले पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष। और मैं मानता हूं कि एक टर्निंग पॉइंट इस पार्टी के इतिहास का तब हुआ जब जिन संघ के अधिकारियों ने प्रयत्न पूर्वक डॉक्टर मुखर्जी को तैयार किया था कि अब भारत स्वतंत्र हो गया है और इसीलिए हम तो चाहते हैं कि आप जैसे लोग संघ के साथ मिलकर के एक अद्भुत पार्टी बनाए जो हिंदुस्तान की राजनीति को एक नया रूप दे सके। और डॉक्टर मुखर्जी उसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके तैयार होने के बाद भी सबको लगता था कि यह जो हम लक्ष्य अपने सामने रख करके कुछ करना चाहते हैं वह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री गुरुजी आपस में मिलकर के इस पर विचार न करें, नहीं होगा। इसीलिए 1951-52 में, 51 में तो जन्म हो गया पार्टी का, लेकिन तब इन दोनों महापुरुषों की भेंट हुई, जिस भेंट में से सचमुच वो सारी योजना निकली कि जिसके कारण आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्य को संघ परिवार का माना जाने लगा। और संघ परिवार का नाम लेते ही केवल मात्र एक राजनीतिक दल ख्याल में नहीं आता था, लेकिन एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक परिपूर्ण विचारधारा ख्याल में आती थी। और वह परिपूर्ण विचारधारा, वह उसके लिए जो वास्तव में टर्निंग पॉइंट था वो था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और श्री परम पूज्य गुरुजी की भेंट, वार्ता और चर्चा, जिसमें उन्होंने, गुरुजी ने उनका बनाया हुआ जो मैनिफेस्टो आदि था वो देखा ही था, कल्पना उनके मन में थी कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन विस्तार से उसकी चर्चा करना और डॉक्टर मुखर्जी का खास करके इस बात पर बल देना कि मुझसे जो आप अपेक्षा कर रहे हैं, जो लोग मुझे मिलते हैं और जो अपेक्षा कर रहे हैं, वह अपेक्षा मैं कैसे पूरी करूंगा, मेरे पास क्या है। मेरा प्रभाव क्षेत्र तो अकेला पश्चिम बंगाल है और पहले पहले चुनाव में हिंदुस्तान भर से जो हमको लोकसभा में मेंबर मिले थे वो या तो कुछ राजस्थान से थे या फिर पश्चिम बंगाल से थे। इन दो प्रांतों को छोड़ करके और किसी प्रांत से हमको कोई लोकसभा का मेंबर नहीं मिला। मैंने राजस्थान का नाम लिया जानते हुए भी कि वो जो एक व्यक्ति, एक हमारे लोकसभा के मेंबर राजस्थान से चुने गए थे, वो वास्तव में राजस्थान के नहीं थे, वो थे मध्य प्रदेश के, लेकिन वो राजस्थान से खड़े हुए थे और वहां से जीते थे। असेंबली में ही ऐसा हुआ, लेकिन असेंबली में काफी एमएलए पश्चिम बंगाल से चुने गए। मैं स्मरण करता हूं उन बातों को केवल इसलिए, ये बताने के लिए कि जो वो मुलाकात थी इन दो बड़े दिग्गजों की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और परम पूज्य श्री गुरुजी, वह वास्तव में एक टर्निंग पॉइंट थी हमारे सारे इतिहास में, क्योंकि उसी में से ये बात निकली कि श्री गुरुजी इस बात के लिए तैयार हुए कि अच्छी बात है, तुम कहते हो कि आपका प्रभाव क्षेत्र
प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल तक सीमित है और इसीलिए जब तक हमारे कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ करके देश भर में नहीं काम करते, तब तक जैसा संगठन राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावी बनाने के लिए हम बनाना चाहते हैं वो बनाने में दिक्कत होगी। और तब ऐसा तय हुआ कि हर प्रांत में 2, 3, 4 प्रमुख संघ के कार्यकर्ता स्वभाव से समर्पित, स्वभाव से दक्ष, स्वभाव से और असाधारण क्षमता कार्य की रखने वाले, ऐसे जब तक नहीं होंगे तब तक जो कल्पना हम जैसी पार्टी की कर रहे हैं वैसी पार्टी बनाना आसान नहीं होगा। और उसमें से बहुत कुछ निकला। आज प्रातःकाल बहुत सारे नाम लिए हमारे नए अध्यक्ष ने कि जिन जिन के कारण आज पार्टी यहां तक पहुंची है, और उन सब के जो उन्होंने नाम लेकर के सुनाए, तो एक एक का नाम सुन करके मैं जब मन में सोचता था कि ये लोग न होते तो क्या पार्टी ऐसी बनती जैसी बनी। मुझे याद है कि जब अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी को स्वरूप दिया तो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमारी पार्टी ऐसी होनी चाहिए विच इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। जैसी बाकी पार्टियां हैं सभी कि हमको तो सत्ता कैसे न कैसे प्राप्त करनी है, वैसी पार्टी हम नहीं बना रहे। विचारधारा भले ही है हमारी एक, जिसको पढ़ करके लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन विचारधारा के भी अलावा उस पार्टी की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि जिसके कारण उसको देख करके ही लोग कहें कि यह पार्टी बाकी राजनीतिक पार्टियों जैसी नहीं है। दिस इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। आगे चल करके आपको याद है कि हमारा कभी कभी मजाक उड़ाया जाता था कि इट इज नॉट अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। These days sometimes it appears it is a party with differences. ये मजाक किया जाता था, व्यंग किया जाता था, और उसके कारण हमको चोट लगती थी, आहत होते थे हम। लेकिन ये बात सही है कि जब वाजपेयी जी ने 1952 में फॉर्मल रूप दिया पार्टी को, तो इस बात पर बल दिया कि जैसे बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका एक ही उद्देश्य है कि किसी न किसी प्रकार से शासन में आ जाना, सत्ता का उपभोग करना, ऐसी पार्टी नहीं है। दिस इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। और आज के इस अवसर पर जब प्रैक्टिकली देश भर के लोग यहां पर बैठे हुए हैं और हम नरेंद्र भाई को सुनने को इच्छुक हैं कि ये जो असाधारण विजय प्राप्त हुई है 2014 में, असाधारण है। सही कहा था सुबह सुबह हमारे वित्त मंत्री ने भी कि किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि ऐसी सफलता मिलेगी जैसी आज मिली है। उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं पूछता था कि भाई उत्तर प्रदेश की सबको बहुत चिंता है क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, इतनी लोकसभा की सीटें हैं, क्या होगा? कोई 45 से ऊपर नहीं जाता था। 40-45 कहते थे, कोई 45-50 कह देता था, आगे जाने को तैयार ही नहीं। लेकिन जब परिणाम आए सारे देश के, तो पहले तो इसी पर मजाक होता था कि अध्यक्ष जी ने, राजनाथ जी ने ये 72 प्लस कैसे कह दिया, 272 प्लस कैसे होगा प्लस? हम 272 तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सब हुआ और ऐसे चमत्कारी परिणाम आए जिसका वर्णन विस्तार से आज कई लोगों ने किया है। और कितने कितने स्टेट्स में, कितने कितने राज्यों में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर सकी और कुल मिलाकर के लोकसभा में 44 सीटें प्राप्त करना। अब ये सारा हमने सुना है, लेकिन समझने की बात यह है कि मैं जब कहता हूं
कि इतना शानदार कार्यक्रम, इतना शानदार राष्ट्रीय अधिवेशन, इतना शानदार नेशनल काउंसिल का सेशन वह पहले कभी नहीं हुआ। और साथ साथ मैंने ये भी कहा कि इतना व्यवस्थित भी पहले कभी नहीं हुआ। मैं आया यहां पर इस वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम में, तो मैंने पूछा यहाँ के अपने लोगों से, मैंने कहा कि यहाँ ये सीटें कितनी हैं? तो उन्होंने कहा कि सीटें जो हैं वो 200 है। 2000, आई एम सॉरी, 2000। और लोग कितने आए हैं, प्रतिनिधि कितने आए हैं? तो उन्होंने कहा कि 2000 से कुछ ज्यादा है। किसी ने कहा 2023 है, गिनती करके बताया या वैसे ही उनको अंदाजा कुछ हो गया। और बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि इस प्रकार का कार्यक्रम किसी और स्थान पर होता जहां पर कुल बैठने की जगह 2000 लोगों की है और आए हुए लोग जो है वो 2023 तो नहीं हो सकता है कि 2400 हो, 300 हो, तो भी सब लोग जो स्थान मिला वहां पर बैठ गए। नहीं मिला तो शिकवा शिकायत कोई नहीं, चिल्लाहट कोई नहीं कि मुझे कुछ सीट नहीं मिली, नीचे जमीन पे बैठना पड़ता है। और इसीलिए मैंने कहा कि मैंने इतने अधिवेशन देखे हैं, आज तक ऐसा अधिवेशन इतना भव्य और इतना व्यवस्थित और इतना अनुशासित विरले होता है। और इस कारण इसका महत्व है कि इतनी शानदार विजय मिलने के बाद भी उस विजय का मन में कोई गर्व नहीं है। उस विजय के कारण मन में भाव यह है कि यह एक प्रकार से देश की जनता ने नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हमको जो जवाबदारी दी है, उस जवाबदारी को हमको सही प्रकार से निभाना है। ऐसे निभाना है कि सारी दुनिया मानने लगे कि हाँ, सचमुच तो इसी प्रकार का नेतृत्व चाहिए और इसी प्रकार की पार्टी चाहिए। अब ये जो स्थिति है, उस स्थिति को मैं कभी कभी कहता हूं कि बैठे हैं कई मंत्री भी बैठे हैं यहां पर, उनको मैं कहूंगा कि बीजेपी नेशनल काउंसिल की बैठक में, बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बोल रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी, संगठन में समर्पित कार्यकर्ता होना जरूरी है। जो अभूतपूर्व जीत 2014 में पार्टी को मिली है, उस पर कार्यकर्ताओं को और नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को भी उन्होंने गिनाया। बीजेपी पार्टी विद अ डिफरेंस है। और जो बात अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी उसका जिक्र भी करते हुए लालकृष्ण आडवाणी।